बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी बच्चों, कैसे हैं सब? आई होप कि सब खैर आफियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा साउंड का रिफ्लेक्शन। ठीक है, साउंड वेव की रिफ्लेक्शन को हमने स्टडी करना है। इससे पहले हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर वेव की जनरल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था कि वेव जो है वो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना दे सकती हैं, वेव रिफ्रैक्ट हो सकती हैं और वेव को डिफ्रैक्ट किया जा सकता है, डिफ्रैक्शन शो करती हैं। तो ये हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वेव की। कोई भी वेव है वो ये 3 प्रॉपर्टीज़ को परफॉर्म करेगी। अब यहाँ पर चूँकि हम साउंड वाला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं और साउंड भी वेव की फॉर्म में आगे ट्रैवल करती है, तो अगर ये वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है तो इस वेव को भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, रिफ्रैक्ट होना चाहिए और डिफ्रैक्शन शो करनी चाहिए। यस, तो साउंड वेव भी ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करती हैं। तो आज के वीडियो में हमने सिर्फ एक ही जो प्रॉपर्टी है उसको हमने स्टडी करना है और वो है बेटा साउंड का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। क्लियर? तो व्हाट इज़ मेंट बाय रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होती थी? ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब कोई भी वेव एक मीडियम से चलती है और वो दूसरे मीडियम की बाउंड्री की सरफेस के ऊपर फॉल कर वापस पहले मीडियम में आ जाए, तो वेव की इस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया हुआ है? रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब यहाँ पर हम जो कौन सी वेव को डिस्कस कर रहे हैं? साउंड वेव को डिस्कस कर रहे हैं। तो यस, साउंड वेव भी क्या करेगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो जब साउंड वेव किसी सरफेस के ऊपर, किसी मीडियम की सरफेस के ऊपर जाके इंसिडेंट होती है, फॉल करती है, तो वो वापस बाउंस बैक होती है इनटू द फर्स्ट मीडियम। तो साउंड की इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे कि साउंड ने यहाँ पर रिफ्लेक्शन शो की है। क्लियर? तो साउंड भी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो करती है। क्लियर? ओके, जैसा कि ये मैंने एक सोर्स ऑफ साउंड यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, तो इस सोर्स ऑफ साउंड से साउंड निकलता है और वो आता है और सामने एक सरफेस को रखा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहाँ से साउंड जो है वो टकराकर वापस आती है। क्लियर? तो ये जो इसका वापस आना है ये क्या शो करता है? रिफ्लेक्शन शो करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, अब बेटा जब साउंड रिफ्लेक्ट होती है, जब ये साउंड रिफ्लेक्ट होती है तो हमें 2 तरह की आवाज़ें सुनने को मिल सकती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है अब, कि जब साउंड वेव किसी सरफेस के साथ जाकर टकराती है और वापस आती है, तो वापस आने पर हमें जो साउंड सुनने को मिलता है वो 2 तरह का साउंड हो सकता है, वो 2 तरह की आवाज़ हो सकती है। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन 2 तरह का होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी टाइप लिख लेता हूँ यहाँ पर, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड का जो रिफ्लेक्शन होता है कि जब साउंड जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो ये कुछ 2 तरह से आवाज़ हमें सुनने को मिल सकती है। उसमें से एक आवाज़ को बेटा हम कहते हैं इको, एको या इको, जो मर्जी पढ़ लो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक हो गया, इको हो गया। और दूसरे नंबर पे या दूसरी तरह की जो हमें आवाज़ सुनने को मिल सकती है उसको बेटा बोलते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है बेटा, ये 2 तरह की आवाज़ आफ्टर रिफ्लेक्शन, या आप रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की 2 टाइप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, कि 2 तरह से साउंड रिफ्लेक्ट होकर हमें सुनने को मिलती है। उनमें से एक आवाज़ इको बनाती है और एक आवाज़ रिवर्बरेशंस बनाती हैं। क्लियर? अभी हम इन दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये होती क्या है और ये सुनने में कैसे होती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको 2 आवाज़ें सुनाता हूँ, तो उन आवाज़ों को ज़रा सुनिएगा और थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो मालूम कीजिएगा। तो सबसे पहली आवाज़ आप सुने रिवर्बरेशंस की। ये है ना तगड़ी वॉइस मेरी। जी प्यारे बच्चों, तो आपने ये आवाज़ सुनी, तो इस आवाज़ में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हुआ है, साउंड रिफ्लेक्ट हुई है, तो जो आपको आवाज़ सुनने को मिलती है वो थोड़ी सी लंबी आपको सुनाई पड़ती है, मोटी सुनाई पड़ती है। ठीक है, आपने बोला हेलो हेलो लो, ऐसे थोड़ी सी लंबी आवाज़ आपको सुनाई पड़ती है। खैर, ये जो आपने आवाज़ सुनी है ये बेटा कहलाती है साउंड का रिफ्लेक्शन। और कौन सा रिफ्लेक्शन हुआ? यहाँ पर रिवर्बरेशन हुआ है। ठीक है बेटो, अब आप सुने दूसरी आवाज़। इको क्यों? मजा आया सुन, मजा आया सुन, मजा आया सुन, मजा आया सुन। हाँ जी, तो आपने आवाज़ सुनी,
तो ये जो आवाज़ थी जो कि रिफ्लेक्ट होकर आपको दोबारा सुनने को मिलती है, ये बेटा कहलाती है इको। तो अब आपने दोनों आवाज़ों में फ़र्क सुना, ठीक है। इन दोनों आवाज़ों में साउंड का रिफ्लेक्शन ही हुआ है, लेकिन एक बार आवाज़ आपको थोड़ी सी जब वो मिलावट शुदा मिली थी जो कि आपने पहले सुना था रिवर्बरेशन, और दूसरी आवाज़ आपने क्लियर सुनी थी जो कि बार बार रिपीट होकर आ रही थी, और वो हमारे पास है इको। क्लियर। तो अब हम इनको मज़ीद आगे स्टडी करते हैं और इनकी कुछ कंडीशंस को हम स्टडी करते हैं कि कब इको प्रोड्यूस हो सकती है और कब रिवर्बरेशन प्रोड्यूस हो सकती है, यानी कि ये वाला रिफ्लेक्शन कब होगा, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और ये वाला जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है ये कब पैदा होगा, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कंडीशन है। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब हम थोड़ी सी पहले कंडीशंस को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसके बाद हम आखिर पर देखेंगे कि इन दोनों में बेसिकली और क्या फ़र्क हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, कंडीशंस ऑफ रिफ्लेक्शन। भी आपको सिंपल वो पूछ सकता है कि बताओ भाई रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं। क्लियर बच्चों, ओके। तो सबसे पहली जो बात है, सबसे पहली बात कि जब हमने रिफ्लेक्ट करवाना है किसी साउंड को, किसी ऑब्स्टेकल से, किसी सरफेस से टकरा कर वापस उसको आना है, तो जिस सरफेस के साथ जाके वो टकराएगी दैट शुड बी हार्ड, वो हार्ड होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, पोरस सरफेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम सरफेस को रखेंगे पोरस, यानी कि सॉफ्ट सरफेस है जहाँ से आवाज़ को टकराना है, तो साउंड एनर्जी है, ठीक है, तो वो एनर्जी जाएगी। और अगर सामने ऐसी सरफेस है जो एब्जॉर्बेंट ज़्यादा है, एब्जॉर्बेंट मतलब जो एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, और वो सरफेस कौन सी होती है, वो होती है बेटा सॉफ्ट सरफेसेस, पोरस सरफेसेस। जैसे अक्सर आप कमरों के अंदर जब वो पर्दे लगा देते हैं या क्लीन कमरे के अंदर बिछा देते हैं, तो क्लीन का बिछाना या वो पर्दों का लगाना वो सॉफ्ट सरफेसेस कहलाती हैं, वो पोरस सरफेसेस कहलाती हैं। तो अगर साउंड वेव, साउंड एनर्जी सॉफ्ट सरफेस के साथ जाकर कोलिजन करेगी, टकराएगी, तो वो सरफेस जब वो मैक्सिमम साउंड ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी, और बाकी जो बची खुची एनर्जी होगी उसको वो रिफ्लेक्ट बैक करवा देगी। तो जब वो रिफ्लेक्ट बैक होगी तो वो हमें क्लियर सुनाई नहीं पड़ेगी, वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बहुत कम रिफ्लेक्शन होगा। तो एक अच्छा रिफ्लेक्शन होने के लिए सरफेस का हार्ड होना ज़रूरी है, ताकि वो सरफेस जितनी हार्ड होगी मैक्सिमम साउंड रिफ्लेक्ट होगी और एनर्जी कम एब्जॉर्ब होगी उस सरफेस में। ठीक है, तो कम एब्जॉर्ब होगी तो मतलब मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होगी, तो अगर मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होगी तो मतलब मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा और हमें वो आवाज़ क्लियर सुन सकती हैं। क्लियर। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जिस सरफेस के साथ जाके टकराना है उस सरफेस का नेचर कैसा होना चाहिए, नेचर। यस, पहला जो पॉइंट है वो हमें बताता है नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, के सरफेस का नेचर कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी हार्ड। जी प्यारे बच्चे, यहां तक बात हुई क्लियर। अगर सरफेस हार्ड होगी तो कम एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड होगा और मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा, और अगर सरफेस सॉफ्ट होगी तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा और लेस रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर, ओके। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि जिस सरफेस के साथ जाके टकराना है वो ऑब्स्टेकल, वो सरफेस, उस सरफेस का जो साइज है, ठीक है, साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल, साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो साइज है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ये ऑब्स्टेकल का, शुड बी ग्रेटर, ग्रेटर होना चाहिए किससे, ये जो साउंड वेव की जो वेवलेंथ है, ये जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ से ज़्यादा साइज होना चाहिए इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। ठीक हो गया, क्लियर। साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल शुड बी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव्स, तो फिर आपको अच्छी क्लियर ज़्यादा रिफ्लेक्शन हमें सुनने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड should be sufficient
यानी कि इतनी साउंड प्रोड्यूस होनी चाहिए कि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक, उस ऑब्स्टेकल तक पहुंच भी सके। ये ना हो कि आपने बहुत थोड़ी आवाज़ में बोला हेलो, वो आगे गया ही नहीं साउंड रास्ते में अपनी एनर्जी खर्च कर गई, साउंड वेव रास्ते में ख़त्म हो गई, मर गई, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक पहुंची नहीं। तो अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक पहुंचेंगे नहीं तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा मतलब साउंड हमें दोबारा सुनने को मिलेगा नहीं। तो साउंड का जो एनर्जी है वो इनफ इतनी होनी चाहिए कि वो उस सरफेस तक पहुंचे भी। ठीक है, हमें ज़्यादा थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा। ऊंचा बोलेंगे तो हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, वोकल कॉर्ड्स का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी लाउडनेस बढ़ेगी, लाउडनेस बढ़ेगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो साउंड जो वो उस सरफेस तक पहुंच पाएगी और रिफ्लेक्ट हो पाएगी। तो हमें जो साउंड प्रोड्यूस करना है उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो वहाँ तक जाए और वापस भी आए। ये ना हम इतनी थोड़ी एनर्जी वाली हमने वेव को प्रोड्यूस किया, वो रास्ते में अपनी एनर्जी ज़ाया कर गई और रास्ते में ख़त्म हो गई और वो ऑब्स्टेकल तक पहुँची नहीं है। क्लियर? तो इसलिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव शुड बी इनफ, शुड बी सफिशेंट होनी चाहिए। ओके हो गया। उसके बाद जो चौथा हमारे पास पॉइंट है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये क्या है देखें, हम जब कोई भी आवाज़ सुनते हैं ना, उस आवाज़ जो है वो हमारे दिमाग में 0.1 सेकंड तक रहती है। ठीक है, 0.1 सेकंड तक हमारे पास वो हमारे दिमाग में उस आवाज़ का इमेज रहता है, आवाज़ का इफ़ेक्ट रहता है, जो कुछ हम समझ लें। यानी कि 0.1 तक वो हमारे दिमाग में परसिस्ट करती है वो वाली साउंड। अगर इस 0.1 सेकंड के बाद कोई दूसरी साउंड आएगी तो हमारा दिमाग जब उसको रिसीव कर सकता है और वो सोचेगा कि ये दूसरी मैं साउंड सुन रहा हूँ। फिर अगर एक और आवाज़ आई है 0.1 सेकंड के बाद, एक और आवाज़ हमने सुना तो हमारा दिमाग बोलेगा ये तीसरी आवाज़ है। लेकिन अगर हमने एक आवाज़ को सुना, ठीक है, एक आवाज़ को सुना और वो हमारे दिमाग में 0.1 सेकंड तक रहती है आवाज़, लेकिन हमने दूसरी आवाज़ को भी सुन लिया और वो अभी पहली वाली आवाज़ हमारे दिमाग में थी, हमने दूसरी आवाज़ को भी साथ ही सुन लिया, यानी कि 0.1 सेकंड से पहले हमने दूसरी आवाज़ को सुन लिया, तो हमारा दिमाग को लगेगा जैसे हम पहली ही साउंड सुन रहे हैं। पहली साउंड अभी ख़त्म हुई नहीं है, अभी वो पहली ही साउंड जो वो कंटिन्यू है। अगर हम 0.1 सेकंड के बाद कोई आवाज़ को सुनेंगे तो हमारा दिमाग बोलेगा हाँ ये दूसरी आवाज़ जो हमने सुनी है। लेकिन अगर 0.1 सेकंड से पहले ही हम कोई दूसरी भी साउंड्स को हमारे कान में पहुंच जाती है तो हमारा दिमाग उसको कहता है कि अभी पहली ही आवाज़ कंटिन्यू है। यानी कि बताने का मकसद ये है कि जब हमने ये जो वेव जा रही है ऑब्स्टेकल की तरफ, ठीक है, और ये वापस आ रही है टकराने के बाद, तो ये जो जाने वाली वेव है और ये जो आने वाली वेव है, इन दोनों वेव के दरमियान जो टाइम का जो गैप है वो 0.1 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि हमारे दिमाग में 0.1 सेकंड तक वो आवाज़ रहेगी। अगर उतने ही टाइम के दौरान कोई दूसरी आवाज़ आ जाएगी तो फिर हमारा जो दिमाग है वो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये दो आवाज़ें हैं कि एक आवाज़ है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट होने के लिए हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.1 सेकंड से ज़्यादा टाइम होना चाहिए किस किस के दरमियान, इस आने वाली वेव जो कि ओरिजिनल साउंड है और वापस जाने वाली वेव जो कि रिफ्लेक्टेड साउंड है। तो ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के दरमियान जो टाइम का जो गैप है वो कितना होना चाहिए, यस वो होना चाहिए 0.1 सेकंड का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, मैं इसको लिखता हूं कि ये जो जाने वाली वेव है इसको बोलूंगा ओरिजिनल साउंड, टाइम गैप बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड, यानी कि रिफ्लेक्टेड साउंड जो कि टकरा के वापस आ रही है और ओरिजिनल साउंड जो कि अभी उस सरफेस की तरफ जा रही है। तो ये ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के दरमियान जो टाइम गैप है ये ग्रेटर होना चाहिए 0.1 सेकंड से। क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि ओरिजिनल साउंड जो हमने जो भेजा है हमारे मुंह से जो गया है और वापस आया है वो वाला साउंड टकराने के बाद, तो इन दोनों साउंड्स के दरमियान जो टाइम का जो गैप है, टाइम लैप है, वो कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड तक, क्योंकि हमने जब एक आवाज़ सुनना है वो 0.1 सेकंड तक रहनी है। ठीक है, जब वो उसका असर ख़त्म हो जाएगा फिर अगर हम दूसरी आवाज़ को सुनेंगे तो हमारा दिमाग उसको क्लियर सुन पाएगा। लेकिन अगर उसी टाइम के दौरान 0.1 सेकंड के दौरान कोई और साउंड आ जाती है तो फिर हमारा दिमाग उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा और वो सोचेगा कि शायद ये पहली ही आवाज़ है जो कि अभी तक जारी है, कंटिन्यू है। क्लियर हो यहाँ तक बच्चों? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वाला ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यही पॉइंट जो है, यही जो पॉइंट है, ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो अगर हम मैंने आवाज़ को सुना, फिर मैंने एक और आवाज़ को सुना और दूसरी आवाज़ जो मैंने सुनी वो 0.1 सेकंड के बाद मैंने सुनी है, तो मुझे आवाज़ इको की फॉर्म में सुनाई पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दो आवाज़ें पहले में शुरू में मैंने सुनाई थी आपको। ठीक है, उसमें जो दूसरी आवाज़ थी जिसमें बोला था हेलो 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 हेलो, तो ये जो आवाज़ है ये है इको, और इको के लिए ये वाला कंडीशन होना ज़रूरी है। क्लियर? तो इको में हमने क्या देखा कि जो टाइम का गैप है बिटवीन आर ओरिजिनल साउंड एंड अ रिफ्लेक्टेड साउंड, टाइम शुड बी ग्रेटर देन 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड। अगर 0.1 सेकंड से ज़्यादा टाइम है तो हम इको सुन पाएंगे। लेकिन अगर टाइम हमारे पास 0.1 सेकंड से लेस हो गया तो हमारा जो दिमाग है उसको वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा और उसको लगेगा शायद एक ही आवाज़ अभी कंटिन्यू है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपके पास इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इको और रिवर्बरेशन के अंदर डिफरेंस बनाता है। जी प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात हुई क्लियर कि इको जो है वो टाइम का गैप 0.1 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए टाइम का गैप 0.1 से कम होना चाहिए। तो आपको फिर रिवर्बरेशन की आवाज़ सुनाई पड़ेगी और इस केस के अंदर आपको इको की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक बात हुई क्लियर? ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि इको और रिवर्बरेशन में क्या फ़र्क है। ये दोनों ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की ही टाइप्स हैं। क्लियर? दोनों ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की टाइप्स हैं, बट एक में आपको आवाज़ एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीटेडली आपको सुनाई पड़ती है, लेकिन एक में आपको वो मिक्स फॉर्म में, ओवरलैप फॉर्म में जब वो आवाज़ आपको सुनाई पड़ती है। ठीक है, इसके अंदर जब वो आवाज़ जो है वो ओवरलैप हो जाती है और दिमाग को लगता है कि जैसे वो एक ही आवाज़ है, और इसमें आवाज़ जब वो ओवरलैप नहीं होती है आपको, इसलिए सिंगल आवाज़ जब वो सुनाई पड़ती है। जी बच्चों, यहाँ तक हुआ क्लियर? ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, हमारी बुक में ना एक छोटा सा एक्टिविटी भी लिखा हुआ है कि उसने समझाने की कोशिश की है कि जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होती है, उसको हम सुन सकते हैं। तो उसने दो पाइप लिए। ठीक है, दो पाइप को एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर एडजस्ट किया। दोनों पाइप जब दोनों उसके जो सिरे हैं वो दोनों से आगे से ओपन है, तो एक पाइप के आगे उसने घड़ी को रख दिया एक कॉर्नर पे। ठीक है, और दूसरे पाइप के सामने हम कान लगा के उसको सुनते हैं, और सामने रखी हुई दीवार, तो दीवार से वो साउंड उस पाइप से चलती हुई दीवार से टकराती है और दूसरे पाइप से जब वो हमें सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है बच्चों को समझाने के लिए, आप घर में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। जी बच्चों, यहाँ तक हो क्लियर? अच्छा, तो वो जो एक्टिविटी है उसमें आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का फिनोमिना समझाने के लिए वो बताया हुआ है। और उस एक्टिविटी में अगर आपने पाइप को, जैसे जिस पाइप के सामने आपने घड़ी को रखा हुआ है वहाँ से घड़ी की आवाज़ आएगी उस पाइप में से, और दूसरे पाइप में आप उसको सुनेंगे कान लगाकर। अब जिस पाइप से आपने सुनना है, अगर आपने उस पाइप को थोड़ा सा आगे या पीछे ऐसे मूव करवा दिया तो आपको साउंड ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं सुनाई देगा, या आपको क्लियर साउंड नहीं सुनाई देगा, मध्यम में भी आपको सुनाई दे। तो क्लियर रिफ्लेक्शन के लिए एंगल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाली वेव उस पाइप में से और वापस जाने वाली वेव उस दूसरे पाइप में से, इन दोनों वेव के दरमियान, दोनों पाइप्स के दरमियान एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो दोनों एंगल कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यानी कि समझाने का मतलब ये है कि जैसे अगर ये मेरे पास एक पाइप है,
क्लियर। ये एक सरफेस है, ये हमारे पास हो गई वॉल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक पाइप को ऐसे रखा हुआ है यूं, और यहाँ पे हमने रख दिया हुआ है घड़ी को, ठीक है जी। घड़ी की जो सुई है वो टिक 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 ऐसे सुनाई पड़ेगी। तो इस पाइप में से वो आवाज़ ऐसे ट्रैवल करेगी, इस सरफेस के ऊपर टकराएगी और टकराकर वापस आएगी। अब उस वापस आएगी, उसको सुनना है तो अगेन हमने क्या लगा दिया, एक इधर एक पाइप लगा दिया, ठीक हो गया। इस पाइप के अंदर जो वेव आ रही हैं उसको बोलेंगे इंसिडेंट वेव। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट वेव या इंसिडेंट साउंड कह सकते हैं। और इस पाइप के अंदर जो साउंड आएगा वो होगा रिफ्लेक्टेड, जो कि इस दीवार से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें सुनेगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड साउंड या रिफ्लेक्टेड वेव। क्लियर। तो यहाँ से इस पाइप में आवाज़ ऐसे जाएगी और इस पाइप से आवाज़ हमें सुनेगी, और हमने हम यहाँ पे कान लगा के बैठे हुए हैं और उस आवाज़ को जो है वो सुन रहे हैं। क्लियर। अच्छा, अब अगर आपने ये वाला जो पाइप है ये थोड़ा सा भी आपने आगे पीछे ऐसे खिसका दिया, ठीक है, तो आपको आवाज़ नहीं सुनने को मिलेगी या मे भी कम सुनने को मिले। तो अगर आपको अच्छी खासी रिफ्लेक्शन को सुनना है तो इस इंसिडेंट साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के दरमियान जो एंगल है वो एंगल कैसे हम बनाएंगे, हम इस वॉल के ऊपर एक परपेंडिकुलर दैट इज़ नॉर्मल ड्रा करेंगे, और ये हुआ नॉर्मल। अब इस नॉर्मल और इंसिडेंट वेव के दरमियान जो एंगल होता है, ठीक है, ये वाला एंगल जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। और रिफ्लेक्टेड साउंड या रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल के दरमियान ये जो एंगल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आपका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर, ठीक है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट्स मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो अगर ये वाली कंडीशन होगी तो आपको इस पाइप में एक क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सुनने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको वो रिफ्लेक्शन सुनने को नहीं मिलेगा, यानी कि ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कंडीशन है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होने चाहिए, इस कंडीशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो तरह के लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के, एक जिसमें आई और आर बराबर होता है, और जो दूसरा लॉ है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे लाइट की शक्ल में, कि ये आपके पास इंसिडेंट रे जो है और रिफ्लेक्टेड रे जो है और जो नॉर्मल है ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये दूसरा लॉ है रिफ्लेक्शन का। दो लॉ होते हैं, पहला इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं, और दूसरा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन में, एक ही सतह में जब वो लाई करते हैं। ये दूसरा लॉ है रिफ्लेक्शन का। खैर, तो ये एक एक्टिविटी है जो कि आपकी बुक में उसने परफॉर्म की हुई है, आप इसको घर में भी ट्राई कर सकते हैं। जी बच्चों, यहाँ तक हो क्लियर? आगे चलते हैं। अब हमने इको सुनना है, मान लीजिए हमें इको सुनना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ और मेरे सामने दीवार है, तो जब मैंने बोला तो मैंने सुना कि मुझे कोई इको नहीं सुनाई पड़ रही। फिर मैं थोड़ा सा दीवार से दूर चला गया, फिर मैंने बोला लेकिन फिर भी मुझे इको नहीं सुनाई पड़ी। फिर मैं थोड़ा सा और दूर चला गया, फिर मैंने बोला, फिर मुझे इको सुनने को मिला। अब मैं उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कितना दूर हूँ जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ तो मुझे इको की आवाज़ सुनाई पड़ती है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जब वो सुनाई पड़ता है, इको सुनने को मिलता है। तो अब वो डिस्टेंस कितना होता है सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दरमियान, वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि जहाँ पर हमें क्या मिले? यस, जहाँ पर हमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मिले। क्लियर। अब हम वो डिस्टेंस को मापना चाहते हैं, डिस्टेंस को देखना चाहते हैं कि वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए सोर्स और ऑब्स्टेकल के दरमियान, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक सोर्स ऑफ साउंड है, और इस सोर्स ऑफ साउंड से आवाज़ जब वो प्रोपोगेट हो रही है, निकल रही है, और मैं ये पहले यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, मैंने ऑब्स्टेकल को यहाँ पे रखा, ये फर्ज करो मैं हूँ, ठीक है ना, ये मैं हूँ और मेरे सामने दीवार है। तो मैंने बोला तो मुझे कोई भी रिफ्लेक्शन सुनने को नहीं मिला। फिर मैं यहाँ पे मैंने दूर चला गया लेकिन फिर भी मुझे साउंड नहीं सुनने को मिला। फिर मैं यहाँ पर गया तो अब मैंने देखा कि अब मुझे साउंड सुनने को मिल रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन सुनने को मिल रहा है, इको सुनने को मिल रहा है। क्लियर। यानी कि जब ऑब्स्टेकल जब वो यहाँ पर हो, मान लीजिए कि ये यहाँ पर है, ये हमारे पास है ऑब्स्टेकल, ठीक है,
और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो इतनी दूर जब मैं खड़ा होता हूँ तो मैं जब बोलता हूँ तो मुझे अपनी आवाज़ इको की फॉर्म में सुनाई पड़ती है। क्लियर? तो अब ये ऐसे साउंड गया, साउंड वेव ऐसे हवा में जाएंगी और इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर क्या होंगी, वापस आएंगे। ठीक है, और वापस आने को हम क्या बोल रहे हैं, इको, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो मुझे जो है वो अपनी रिफ्लेक्शन सुनने को मिलती है। अब ये मेरे जो अब अगली जो चीज़ है वो ये कि ये मैं कितनी दूर खड़ा हूँ, इस ऑब्स्टेकल से मैं कितना दूर खड़ा हूँ, वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि जिस डिस्टेंस पर मुझे इको सुनने को मिले। दैट इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अ सोर्स एंड अ ऑब्स्टेकल। ठीक है जी, ये डिस्टेंस मुझे मालूम करना है। ओके, डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर मुझे इको सुनना है तो इको के लिए मुझे कंडीशन का पता है, टाइम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड का होना चाहिए। क्लियर? तो टाइम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड्स का। ठीक हो गया। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड मुझे मालूम है कि हवा के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितना होता है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हवा में होता है 340 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो होता है बेटा 340 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो अब मुझे मालूम करना है कि डिस्टेंस कितना है, एस कितना है बिटवीन ऑब्स्टेकल एंड अ सोर्स ऑफ साउंड। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं एस का। एस बराबर है वी टी। ठीक है, एस बराबर है वी टी, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। अच्छा, अब जरा देखें कि जब ये साउंड ऐसे गई, साउंड ऐसे गई और वापस आई, इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ से और यहाँ के दरमियान का डिस्टेंस d है। तो अगर जो ओरिजिनल साउंड है वो यहाँ से गई है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, d डिस्टेंस। फिर वो वापस आई तो कितना डिस्टेंस कवर किया, d डिस्टेंस। तो d जाने का और d आने का, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2d। ठीक है, जो टोटल जो डिस्टेंस है वो बेटा कितना हो गया, 2d। इसीलिए मैं s की जगह पर क्या लिख दूंगा, मैं s की जगह पर मैंने लिख दिया बेटा 2d। ठीक है, d जाने का और d वापस आने का। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास बेटा हो गया 2d इज इक्वल्स टू vt। अब यहां से d निकालो, तो d इज इक्वल्स टू vt ओवर 2। तो ये जो फार्मूला है ये हम लगाएंगे और हम डिस्टेंस मालूम कर लेंगे कि सोर्स और ऑब्स्टेकल के दरमियान डिस्टेंस कितना हो कि हमें इको सुनाई पड़ती है। अब यहाँ से जस्ट वैल्यूज पुट कर लें फटाफट से। तो d इज इक्वल्स टू वेलोसिटी हम जानते हैं कि 340 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम हम जानते हैं 0.1 सेकंड का है, डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व करें, ये इशारिया 0 से गया, ये 2 और ये 2 17। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो बेटा कितना आ गया, 17 मीटर। यस, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा, 17 मीटर। ये कौन सा डिस्टेंस है, यस, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन अ सोर्स ऑफ साउंड एंड अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दैट शुड बी 17 मीटर फॉर एन क्लियर इको, फॉर एन क्लियर इको। तो क्लियर इको के लिए डिस्टेंस जो है वो मिनिमम 17 मीटर या इससे ज़्यादा का होना ज़रूरी है, कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो फिर ये वाला फिनोमेना शुरू हो जाएगा रिवर्बरेशंस का। क्लियर? रिवर्बरेशन का, जैसे आप जो है वो आप बाथरूम में नहा रहे हैं और आप साथ में गाना भी गाते हैं, ठीक है, बाथरूम सिंगर, तो उसमें आप अपनी जब आवाज़ को सुनते हैं ना, तो उस कमरे के अंदर जो आपकी आवाज़ जब वो सुन रही होती है वो रिवर्बरेशन होती है। ठीक है, चूँकि कमरा जो है, कमरे की जो दीवारें हैं वो आपसे 17 मीटर से कम फासले पर हैं, इसलिए आपको वहाँ पर इको नहीं, रिवर्बरेशन सुनाई पड़ेगी। इसी तरह आप एक खाली देग लें, जो चावलों की देग होती है, उसमें मुंह डाल के बोले ज़रा, उसमें आपको जब अपनी आवाज़ सुनाई पड़ेगी ना, वो आवाज़ होगी बड़ी ही क्लियर होगी, रिवर्बरेशन। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप देग के अंदर मुंह डाल के ना उसमें बोलें ज़रा, तो वहाँ से जब आवाज़ उसके सरफेस से, देग की सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, आपको बार बार सुनेगी, तो वो आपको आवाज़ रिवर्बरेशन की सुनाई पड़ेगी। क्लियर? और बड़ी अच्छी ही क्लियर आपको सुनाई पड़ेगी रिवर्बरेशन। लेकिन इको के लिए आपको डिस्टेंस कैसा रखना पड़ेगा, 17 मीटर। इसीलिए आप जब किसी लंबी कॉरिडोर के अंदर आप बोलते हैं, या आप जब वो
जाएं नारायणगढ़ की साइड पे जाएं, पहाड़ों पे खड़े होकर ज़रा आवाज़ दें, ऊंची आवाज़, ठीक है। तो आप जब बोलेंगे तो पहाड़ों से टकरा कर वापस आएगी, तो पहाड़ कितने दूर है, तो पहाड़ जब वो आपके 17 मीटर से भी काफ़ी दूर होते हैं। इसलिए आपको वहाँ पर अपनी आवाज़ बोलेंगे हेलो 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 हेलो, इस तरह की आवाज़ें आपको सुनाई दें क्लियर, रिपीट होने के बाद, ठीक है ना। आफ्टर फिक्स इंटरवल टाइम के बाद आपको आपकी आवाज़ है वो बार बार रिपीट होती हुई मालूम होगी। तो वहाँ पर क्लियर इको हो रहा होता है। क्यों? वहाँ का जो डिस्टेंस है बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टेकल वो कितना होता है, 17 मीटर। और देख वाली एग्जांपल में कमरे में इको प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इको के लिए आपका डिस्टेंस 17 मीटर का होना ज़रूरी है। लेकिन कमरा जब वो 17 मीटर का नहीं होता, वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसलिए कमरे के अंदर आपको रिवर्बरेशन सुनने को मिलेगा, इको नहीं सुनने को मिलेगा। ओके हो गया यहाँ तक। तो ये हमने डिस्टेंस बेटा निकाल लिया। तो ये डिस्टेंस याद रखिएगा, ये डिस्टेंस है जब हमने बोला है हवा में, हाँ ये याद रखिएगा। ये जो डिस्टेंस आया है, ये जो हमने सारी कहानी है, ये सारी कहानी हमने कहाँ पे पढ़ी है, एयर में। तो ये एयर के लिए है। अब अगर हम मीडियम को चेंज कर दें, कि जैसे कि मीडियम हमने कर दिया वाटर, अब वाटर के अंदर हमने रिफ्लेक्शन को सुनना है, तो वाटर के अंदर जो सोर्स ऑफ साउंड है और जो ऑब्स्टेकल है उसके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, इधर सोच के बताएं। चलो सोचें ज़रा कि डिस्टेंस जब वो हवा के मुकाबले में ज़्यादा होगा या कम होगा, ये ज़रा सोचें। वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में ज़रा बताएं कि अगर हम हवा से जाते हैं पानी में, और पानी में अगर हमने इको को प्रोड्यूस करना है, तो फिर डिस्टेंस जब वो कितना होना चाहिए सोर्स और ऑब्स्टेकल के दरमियान। अभी हम इसको निकाल भी लेते हैं, आप ज़रा खुद से सोचिएगा भी वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया बेटा पानी, पानी 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 पानी, दिल है पानी पानी है। तो ये हमारे पास हो गया वाटर। अब हम वाटर में चले गए हैं और हमने यहाँ पे रखा हुआ एक सोर्स ऑफ साउंड जो कि आवाज़ को जनरेट करेगा, और हम देखना चाहते हैं कि जिस सरफेस के साथ जाकर टकराएगी वो सरफेस कितनी होनी चाहिए, कितनी दूर होनी चाहिए इस सोर्स ऑफ साउंड से, क्लियर, ताकि हमें एक क्लियर इको सुनने को मिले। ये डिस्टेंस हम मालूम करना चाहते हैं जी पानी के अंदर, ठीक है जी। ये डिस्टेंस जो है, ये डी डिस्टेंस जो है, ये हम मालूम करना चाहते हैं कि वाटर के अंदर ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मतलब लिक्विड के अंदर। अब लिक्विड के अंदर हम स्पीड, हम जानते हैं कि स्पीड हमारे पास कितनी होती है बेटा, स्पीड होती है 1440 के करीब होती है, ठीक है। ये स्पीड ऑफ साउंड है इन वाटर 1440 मीटर पर सेकंड। अच्छा, बेसिक कंडीशन अभी भी वही है कि इको के लिए टाइम का गैप कितना रहना चाहिए, 0.1 सेकंड। तो यहाँ पर भी जो टाइम गैप है वो अभी भी कितना है, 0.1 सेकंड का है, क्लियर। अच्छा, अब हम दोबारा इसमें ये जो फार्मूला है, ठीक है, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। वे आवाज़ जाने का और आने का कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, डी जाने का और डी आने का, 2D हो गया, 2D इंटू वी इंटू टी। तो 2D बराबर है VT। तो यहाँ से D निकालोगे तो क्या बनेगा, VT/2। तो अगेन हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस मालूम करने के लिए। सो हमारे पास डिस्टेंस बराबर है बेटा VT/2। V हमारे पास कितना 1440 और टाइम कितना है 0.1/2। अगेन ये पॉइंट यहाँ से कैंसिल हो गया, इसको काटा, ये 2 7 और 2 2 72 हो गया। तो डिस्टेंस बेटा कितना आ गया, 72, दैट इज 72 मीटर। हाँ शाबाश, ये क्या कह रहा है, डिस्टेंस कैसा हो गया, बढ़ गया। पानी में डिस्टेंस जब वो सोर्स और ऑब्स्टेकल के दरमियान कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और हवा में कितना था 17 मीटर। तो इसका मतलब कि हवा से जब हम पानी में जाएंगे तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। मीडियम पे चेंज करने से डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी तरह अगर हम सॉलिड में जाएंगे, सॉलिड में तो और मीडियम डेंसर हो गया, तो सॉलिड के अंदर डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, 72 से भी और बढ़ जाएगा। यस, ठीक है। तो ये आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन MCQs की फॉर्म में भी आपको सवाल आ सकता है कि इको पानी के अंदर हवा की बनिस्बत डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा कि कम होगा कि वही रहेगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखें मैथमेटिकली। अब यही चीज़ को ज़रा देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। हम जानते हैं कि S बराबर है VT, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, S बराबर है VT, क्लियर। अब यहाँ पे टाइम कैसा है,
टाइम तो कांस्टेंट है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड है। तो इको की जो बेसिक कंडीशन है वो क्या है कि टाइम कितना रहना चाहिए, 0.1 सेकंड से ज़्यादा रहना चाहिए, मिनिमम 0.1 सेकंड, और इससे ग्रेटर कुछ भी हो सकता है। तो टाइम तो कैसा हो गया, कांस्टेंट, वो कितना है 0.1 सेकंड। तो टाइम को हमने कर दिया कांस्टेंट। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो एस और वी के दरमियान बड़ा रिलेशन बताओ फटाफट से। हाँ, एस इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इट मीन्स दैट कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो डिस्टेंस को भी कैसा होना चाहिए, डिस्टेंस को भी कैसा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, अगर वेलोसिटी कम है तो डिस्टेंस भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। शर्त क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम को कांस्टेंट है, तो इको अगर आपने सुनना है तो टाइम कैसा होना चाहिए, 0.1 सेकंड का। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का बढ़ने से डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यस, यही हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर जो मीडियम है उसमें स्पीड कितनी थी, 340 थी, और यहाँ पे जो मीडियम में पानी है वो किसमें स्पीड कितनी हो गई है, 1440 हो गई है। तो यहाँ पे स्पीड कम थी, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो गई। अगर यहाँ पे स्पीड कम थी तो डिस्टेंस भी कैसा मिला, कम मिला। यहाँ पे स्पीड ज़्यादा थी तो डिस्टेंस भी कैसा मिला, ज़्यादा मिला। इसका मतलब अगर हम सॉलिड में जाएंगे तो सॉलिड में तो स्पीड और बढ़ जाती है। तो अगर सॉलिड में स्पीड और बढ़ जाती है तो फिर ये डिस्टेंस को भी कैसा हो जाना चाहिए, और बढ़ जाना चाहिए। जी प्यारे बच्चों, यहाँ तक हुई बातें क्लियर। बस एक आखिरी चीज़ लास्ट पे, डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिवर्बरेशन। इको और रिवर्बरेशन में फ़र्क क्या है, इसमें मैंने ये 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको आप नोट कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं। इको का पहला पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टेकल मस्ट बी मोर देन 17 मीटर, कि ऑब्स्टेकल और सोर्स ऑफ साउंड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, वो 17 मीटर का होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 17 होना चाहिए। लेकिन रिवर्बरेशन के अंदर द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सर्फेस लेस देन 17 मीटर, ये जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर से लेस होना चाहिए। क्लियर। दूसरा पॉइंट है इट इज़ अ रेपिटेशन ऑफ साउंड बाय रिफ्लेक्शन, कि इसमें जो साउंड है वो रिपीट करती है अपने आप को बार बार। एक बार साउंड सुनाई दी, फिर दूसरी बार साउंड सुनाई दी, फिर तीसरी बार आपने साउंड सुनाई दी, तो इस तरह वो रिपीट करती है। इट्स अ रेपिटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। बट इट इज़ अ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसमें जो साउंड है वो हर बहुत सारे ऑब्जेक्ट से मिलकर रिफ्लेक्ट होकर हमारे कान में आती है। ठीक है, दीवार से टकराकर, छत से टकराकर, जब वो नीचे फर्श से टकराकर, ऑब्जेक्ट से टकराकर, इस तरह डिफरेंट मल्टीपल रिफ्लेक्शन से होकर वो साउंड हमें सुनाई पड़ती है। इट इज़ अ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड वेव्स। इसमें है इंटेंसिटी ऑफ इको इज़ लेस देन दैट ऑफ ओरिजिनल साउंड, कि इको के अंदर जो आवाज़ हमें रिफ्लेक्ट होकर सुनाई पड़ती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसकी जो एनर्जी होती है वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल साउंड। क्यों? क्योंकि जब आवाज़ जाकर टकराती है तो कुछ साउंड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी आवाज़ को जब वो थोड़ा सा भेज देती है आगे, यानी कि एब्जॉर्प्शन थोड़ा बहुत ज़रूर होता है। तो अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो वापस आने वाली जो साउंड है वो कम एनर्जी वाली होगी, कम इंटेंसिटी वाली होगी एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल साउंड। So intensity of echo is less than that of original sound, but intensity of reverberated sound is more than original sound. कि reverberation के अंदर जो हमें साउंड मिलता है वो हर ऑब्जेक्ट से आके हमें टकरा कर वापस मिलता है, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो ओरिजिनल साउंड की इंटेंसिटी से ज़्यादा होती है। क्योंकि इको के अंदर एक बार साउंड रिफ्लेक्ट हुआ है, लेकिन रिवर्बरेशन के अंदर साउंड बार बार रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से, तो वो इंटेंसिटी ज़्यादा बना देगा। क्लियर। सो इको इज़ फॉर्म्ड इन बोथ ओपन एंड क्लोज स्पेसिस। इको को हम जब वो ओपन एरिया में और क्लोज एरिया में दोनों जगह पे ऊपर हम जाके इको को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, साउंड को रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन रिवर्बरेशन अकर्स इन क्लोज स्पेसिस विद मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, कि जो रिवर्बरेशन होता है वो क्लोज स्पेस में जैसे कमरे के अंदर हो सकता है। ठीक है, खुली जगह पे रिवर्बरेशन नहीं हो सकता क्योंकि इसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन चाहिए होता है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए हमें जो चीज़ें हैं वो पास होनी चाहिए, कमरा क्लोज होना चाहिए ताकि हर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ जाए। इसलिए ये ओपन स्पेस के अंदर जब वो ये रिवर्बरेशन पैदा नहीं हो सकती, रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, तो ये थे बेटा डिफरेंस, इसको आप नोट कर लें बड़े अच्छे से, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक है बेटा ख़त्म होता है। तो तब तक नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।